इसमें ये पूरा ब्रेन के साथ बीमारी है, ब्रेन के कारण है। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यदि वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो एकदम आदमी बेहोश हो जाता है, किसी हाथ पैर में मूवमेंट आ जाती है, झटके आ जाते हैं, बेहोश हो जाता है, मुंह से झाग आ जाती है, कभी कभी पेशाब भी निकल जाता है। तो ये कॉमन एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की ये अटैक होते हैं। नमस्कार, द जगह पेरिस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे खास बातों पर। इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर वीपी सिंह, जो कि चेयरपर्सन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के, और एपिलेप्सी को लेकर हम बातचीत करेंगे। बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन ये जानकारी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी की बात करेंगे तो क्या आम लोगों के हिसाब से सोचा जाए तो ये क्या बीमारी जो है ये ब्रेन से रिलेटेड है, और क्या कुछ इसके लक्षण रहते हैं, और शुरुआती दौर पे सिम्टम्स किस तरह से रहते हैं? तो एपिलेप्सी या मिर्गी जो है बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है, 100 में से एक आदमी को होती है, और इसमें ये पूरा ब्रेन के साथ बीमारी है, ब्रेन के कारण है। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यदि वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो एकदम आदमी बेहोश हो जाता है, किसी हाथ पैर में मूवमेंट आ जाती है, झटके आ जाते हैं, बेहोश हो जाता है, मुंह से झाग आ जाती है, कभी कभी पेशाब भी निकल जाता है। तो ये कॉमन एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की ये अटैक होते हैं। ये तो होते हैं अटैक जो सब लोग पहचान जाते हैं। कई टाइप की एपिलेप्सी, डिफरेंट टाइप की और भी होती है, जिसमें आदमी बैठा बैठा एकदम गुम हो जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, और अगला बंदा देख रहा है तो वो बात मतलब रिस्पॉन्ड मतलब उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे पाता। मुंह में कुछ आवाजें आती हैं, ऐसे आवाजें आती हैं, मुंह की मूवमेंट्स होती हैं, और फिर कुछ 1-2 मिनट में, 3 मिनट में वो बिल्कुल फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी मिर्गी होती है, एपिलेप्सी होती है, पर ये कई बार पहचानी नहीं जाती शुरू में। हॉलमार्क होता है कि जो जब भी एपिलेप्सी होती है एकदम आती है, सडनली आती है, और थोड़ी देर में आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपके पास 30 साल से ज्यादा तजुर्बा है। इन कई सालों में कुछ अलग केसेस भी आपके पास आए होंगे जिनको थोड़ा बहुत समझने में देरी लगी होगी। आई मीन, क्या ये वाकई एपिलेप्सी का मरीज है, या फिर ये डिप्रेशन का शिकार है, या बात कुछ हो रहा है? क्या इस तरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं? आते हैं, कभी कभी क्लियर नहीं होता कि भाई कोई माइनर स्ट्रोक है या एपिलेप्सी है, पर ये जो अटैक यंग एज में शुरू होते हैं, बार बार आते हैं, और फिर आदमी इन बिटवीन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ये ज्यादातर एपिलेप्सी के कारण होते हैं। ब्रेन का सेल्स किसी भी कारण इरिटेट हो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़े तो एपिलेप्सी हो जाती है। ज्यादातर केसेस में एपिलेप्सी का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, यूजुअली यंग एज में शुरू होती है और बार बार होती है, पर ब्रेन के कई बीमारियों में एपिलेप्सी हो सकती है। जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर हो, वो भी, उसके अंदर भी एपिलेप्सी होती है। ब्रेन में हेमरेज हो तब भी दौरा पड़ सकता है। पर यदि हम 100 मरीज देखें तो उनमें से 90-95 में, 98% केसेस में कोई और सीरियस बीमारी नहीं होती, कोई दूसरा कारण नहीं होता। बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें कोई और सीरियस बीमारी होती है साथ में। डॉक्टर साहब, ये जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, सादी भाषा में कहा जाए, क्योंकि बुजुर्ग कहा करते थे कई बार दंकेड़ पड़ जाती है, इंसान दांत बंद कर लेता है, क्या ये भी एक सिम्टम है इस बीमारी की? तो जब दौरा पड़ता है तो सारा बॉडी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, उसमें मुंह भी एकदम से टाइट हो जाता है, मुंह कटकटाता है। यदि उसमें जबान अंदर फंस जाए तो जबान कट भी सकती है। पर पहले सोचा जाता था कोई भूत प्रेत लग गया है, बिल्कुल ये आम धारा थी कि भाई कुछ इसको भूत प्रेत लग गया है और फिर इसलिए ये हो रहा है। पर वो हम बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये बीमारी भूत प्रेत की नहीं है। जैसे बाकी बीमारियां हैं वैसी एक ये बीमारी ब्रेन की है। इसमें कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, कोई ऐसा कोई खराब चीज नहीं है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर होता है, दवाई खाते हैं, ठीक रहते हैं, ऐसे ही ये ब्रेन की बीमारी है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा है। उसमें हम दवाई देते हैं,
तो लोग दवाई खाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सिर्फ ड्राइविंग और स्विमिंग है जिसमें हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ड्राइव करते समय दौरा आ जाए, स्विमिंग करते समय दौरा आ जाए तो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे, अपने आप को भी नुकसान कर सकते हैं, दूसरों को भी नुकसान कर सकते हैं। अगर जब किसी को इस तरह का दौरा पड़ जाए तो उस समय जो भी परिवार के या कोई दोस्त जो भी आसपास है वो सबसे पहले क्या करें कि अभी संभाला जाए फिर डॉक्टर के पास ले जाए? हाँ बिल्कुल, कोई भी दौरा जब होता है ज्यादातर केसेस में अपने आप ही बंद हो जाता है थोड़े टाइम में, कभी मतलब 2-3 मिनट कई बार लगते हैं, पर ज्यादातर केसेस में अपने आप बंद हो जाता है। तो सबसे पहली बात है पैनिक नहीं करना, घबरा नहीं जाना। ये जो अटैक है उस समय आदमी को मतलब आराम से वैसे ही गिर जाएगा, लेट जाएगा, उसके कपड़े यदि टाइट हो तो कपड़े ढीले कर दो, स्पेशली कॉलर वगैरह। और ये देखो कि वो जब छटपटा रहा है, जब दौरा पड़ रहा है, तो किसी के आग के पास ना हो, अपने आप को चोट ना लगा। उस टाइम कुछ लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए थोड़ा पानी पिलाओ, पानी छिड़को या स्पून चमचा लीजिए वो दांतों में दबाने के लिए, कुछ ऐसा? ये बहुत कॉमन धारणा है कि भाई पानी पिला दो जी, पर जब आदमी दौरा पड़ रहा है तो वो होश में नहीं है, उसके मुंह में पानी डालोगे तो फेफड़ों में जाके और नुकसान कर सकता हो, कभी भी नहीं करना चाहिए। चम्मच डालने की जहां तक बात है, वो मेनली लोग इसलिए कहते हैं कि चम्मच दांतों के बीच में होगा तो जबान नहीं आएगी, कटेगी नहीं आएगी, पर जब ये दौरा पड़ रहा होता तो इतनी जोर से वो टाइट हुए होते हैं कि आप कोशिश भी करते हो तो दांत शायद टूट जाए, चम्मच जरूरी नहीं अंदर डाल पाएगा। तो यदि तो उसमें उंगली, और अपनी उंगली तो कभी भी नहीं डालना उसको खोलने के लिए, क्योंकि उसमें तो आपकी उंगली को चोट लग सकती है। तो स्पून यदि आपसे आराम से पड़ जाता है तो सही है, जबरदस्ती नहीं करें। और जो भी होगा 2-3 मिनट में यूजली सेटल हो जाता है, आदमी को जो अटैक होता है खत्म हो जाता है। होश में आने में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जो टाइटनेस है, जो एक्टिविटी है, जो मूवमेंट है, वो 2-3 मिनट में खत्म हो जाती है। तो पैनिक नहीं करें, ये सेटल हो जाएगा। जब हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाके दिखा दें, वो दवाई वगैरह शुरू कर देगा। और यदि बार बार दौरा पड़े तो फिर इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको इतने सालों का तजुर्बा है, आप एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, इंसान आपको क्या लगता है, जिस तरह एपिलेप्सी वीक अभी चल रहा है, हम जागरूक तो कर रहे हैं, आपकी तरफ से जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन परिवार के लोगों को कितना जागरूक होने की और जरूरत है? क्योंकि अगर सपोज कीजिए कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है, डॉक्टर को दिखा जाते हैं, उसके बाद उसके साथ किस तरह बिहेव किया जाए और क्या सर्टेन बिहेवियर देखने को मिलता है, उस पेशेंट में बदलाव क्या देखने को मिलता है, क्या मूड स्विंग्स होते हैं, कैसा रहता है? ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार को ये समझना है कि ये इसको एक सिर्फ सिंपल सी बीमारी है जिसका इलाज दवाइयों से है। इसको कोई एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा कोई स्पेशल केयर की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो दवाई वो अपनी रेगुलरली खाए, सबसे जरूरी बात यही है कि दवाई खाने से आदमी ठीक रहेगा। और ये मत सोचो कि भाई दवाई अब बंद कर दें अपने आप, की कोई दौरा नहीं पड़ा फिर दोबारा पड़ने का रिस्क है। तो दवाई रेगुलरली खाते रहना है। और आदमी को ये ध्यान रखना है कि नींद उसकी पूरी और बहुत ज्यादा थकावट ना हो। बस ये सिंपल चीजों का ध्यान रखना है। और एज लॉन्ग एज दवाई रेगुलरली खाते हैं तो ठीक रहता है। दवाई कब बंद करनी है वो अपने डॉक्टर पे छोड़ दें। वो टाइम से 2-3 साल तक दौरे नहीं पड़ते, फिर कम करने की कोशिश करते हैं। दवाई एकदम से कभी भी नहीं बंद करते, धीरे धीरे कम करनी पड़ती है। और फिर उसके साथ कई केसेस में बंद भी कर सकते हैं, कईयों में जिंदगी भर लेनी पड़ती है। आपको लगता है वो दौर निकल गया, वो टाइम निकल गया जो कहा करते थे एपिलेप्सी या फिर ये जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ये नाइलाज है, ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, अब इसको पूरी उम्र के लिए लग गया, आपको लगता है वो समय निकल चुका है? देखो आप सोचो तो जैसे ब्लड प्रेशर है जी, दवाई खाते हो ठीक हो जाता है। अब ठीक हो गया तो ये तो नहीं कि दवाई बंद कर दोगे, बंद कर दोगे तो फिर से बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये बीमारी है। कई केसेस होते हैं जहां हम दवाई बंद भी कर सकते हैं, पर कई केस होते हैं जिसमें जिंदगी भर खानी पड़ती है।
पर कोई ऐसी बात नहीं है दवाई खाओ और अपना नॉर्मल काम करो। कुछ केस होते हैं जो दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बहुत कम, 10% के करीब से कम जी। अब ये जो केस होते हैं इसमें बहुत जांच वांच हुई है, बहुत एडवांसेस हुए हैं, देखा जा रहा है कि वे क्यों ये आदमी को दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रहा। तो ऐसे केसेस में वर्कअप करके देखा गया है कि ब्रेन का कोई एक छोटा पार्ट है जो डैमेज्ड है। जब वो डैमेज्ड ब्रेन है जो दिख रहा है, उसके कारण ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, इसलिए दौरा कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो ऐसे केसेस को वर्कअप करके अब हमारे पास साधन है एपिलेप्सी सर्जरी का। यदि कोई ऐसा एरिया है जो डैमेज्ड है जिसके कारण दौरे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो आज की डेट में हम उसको ऑपरेट करके उस एरिया को निकाल देते हैं और आज पेशेंट की एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाती है। तो निराश होने की बात नहीं, मैं तो कहूँगा 90% केसेस में, 85% केसेस में तो सिंपल दवाइयों से ही कंट्रोल आ जाता है। यदि सिंपल दवाई से नहीं आए तो कई बार 2-3 दवाइयाँ इकट्ठी देनी पड़ती हैं। यदि फिर भी नहीं आए तो फिर भी आशा है, फिर भी हम वर्कअप करके देख सकते हैं। उसमें डिटेल वर्कअप करना पड़ता है किसी बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पर ये सारी सुविधाएं हों, और यदि कोई एरिया अब नॉर्मल है तो हम ऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उस सर्जरी के। बस वो पेशेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं और हर एक पेशेंट को नहीं हम ऑफर करते। जिसको दवाइयों से कंट्रोल हो जाए उसमें सर्जरी की जरूरत ही नहीं। जाते जाते आपसे एक अहम सवाल पूछेंगे, क्यों आखिरकार लोगों का विश्वास एम्स पर है? एक क्या डिफरेंस नजर आता है आपको कि इंसान कहता है कि एम्स जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे? इसे मिथ नहीं कहेंगे, इसे विश्वास कहेंगे। क्या एम्स में चीजों को जल्दी डायग्नोस कर लिया जाता है, समझा जाता है कि इनिशियल स्टेज पर ये डायग्नोस हुई ये चीज और इसका इलाज ये है? एम्स में लोगों का भरोसा है बहुत टाइम से, और अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर बाहर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर फैसिलिटीज जो पहले था एक टाइम में कि एम्स में या सीएमसी वेलोर में ही सबसे बड़ी मशीनें होती थी जो बाहर प्राइवेट में नहीं होती थी जी। अब टाइम के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत एडवांसमेंट हुई है और लेटेस्ट मशीन्स इक्विपमेंट जो एम्स में है अब कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं। मैं किसी एक हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, एक नहीं बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहां बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। मैं भी एम्स में था, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता में हूँ, पर कई जगह पर अच्छे डॉक्टर, अच्छे बुरे लोग तो देखो हर जगह होते हैं, हर एक फील्ड में होते हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन में होते हैं। ये नहीं है कि एम्स का 100% लोग अच्छे हैं या बाहर के 100% लोग खराब हैं जी। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, ह्यूमन नेचर है। पर अब आज की डेट में जो फैसिलिटीज, मैं कह रहा हूँ एम्स को छोड़ के जो बाहर अमेरिका में भी फैसिलिटीज हैं, जो नेटिव दवाइयाँ हैं, वो सब इंडिया में अब अवेलेबल हैं। इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। बिल्कुल, कुछ मतलब भरोसे की भी बात है, पर जहाँ भरोसा हो, जहाँ आप खुश हो, जहाँ आपको फेथ हो, वहाँ से इलाज करवाओ, चाहे वो एम्स हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिल्कुल सही कहा, जहाँ चाह वहाँ राह, जैसे फेथ बना है वो बना रहता है। हम यहाँ पर बात करें मेदांता डायमेंसिटी की, तो यहाँ पर भी लोगों का काफी विश्वास बना हुआ है।